हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉक। जॉन लॉक। इस पर यूपीएससी ने पीएसआईआर ऑप्शनल में 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे थे। 2013 का क्वेश्चन था एंड 2012 का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो यही था कि लास्टलेट के हिसाब से कि फिल्मर एंड हॉब्स नहीं थे मेन एंटागनिस्ट ऑफ लॉक। एंटागनिस्ट का मतलब होता है कि कोई अपोज करता है, तो वो कहते थे कि हॉब्स अपोज नहीं करते थे, फिल्मर अपोज कर रहे थे। देन 2012 में क्वेश्चन था कि लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। इस आंसर को आपको बताना है। तो अगर आपने लॉक कोई भी पढ़ के गया था, क्योंकि ये हम लोग सारे टॉपिक्स लॉक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो अगर कोई भी लॉक को जनरल भी पढ़ के गया था तो उसको ये आंसर तो 2012 वाला तो समझ में आना ही चाहिए। 2013 वाला थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड आ जाता है जिसमें थिंकर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट हाँ, अगर आपने लॉक पढ़ा है, हॉब्स पढ़ा है, तो आप इसको आंसर कर सकते हो ईजीली। बिकॉज अगर आपने लॉक पढ़ा होगा, आपने ट्रिटाइसिस भी पढ़ा होगा लॉक का, फर्स्ट ट्रिटाइसिस, सेकंड ट्रिटाइसिस। देन आपने लॉक के बहुत ही फेमस चीज़ें पढ़ी होंगी कि नेचुरल राइट्स पे आप पढ़ोगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ोगे, लिमिटेड गवर्नमेंट पर उन्होंने क्या कहा था, रिलीजियस टॉलरेंस पे क्या कहा था। उस चीज़ को अगर आपने हॉब्स में भी पढ़ा होगा, जो कि हमने हॉब्स में पढ़ा ही है क्योंकि उनके तो क्वेश्चंस ही उसी पर ही बेस्ड हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन भी आप हाफ आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। तो 0 नंबर तो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 10 का पार्ट है ये टॉपिक। ऑल्सो दिस इज आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप कोर्सेज में जाओगे, ऑप्शनल कोर्सेज में जाओगे, पीएसआईआर ऑप्शनल का कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, मान लो आपने कहीं और पैसे लगा दिए हैं ऑलरेडी, कहीं के नोट्स परचेज कर लिए हैं, तो आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर आपके नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, पैसे भी आपने वेस्ट कर दिए बस। और अपने अटेम्प्ट्स वेस्ट मत करना, उसको इमीडिएटली फाड़ के फेंक देना। ऐसे नोट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, कचरा है वो नोट्स लिटरली, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है हर साल। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर ले जाते हो, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम क्रैक कर लेने के, क्योंकि यूपीएससी वही टॉपिक्स, वही थीम्स, इनफैक्ट वर्ड टू वर्ड भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो पहली चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट हैव है, होना चाहिए, चाहे आप आज समझो, चाहे अगले साल समझो, चाहे 2 साल बाद समझो। आपको ये देखना है, अगर कहीं से भी आप और तैयारी कर रहे हो ना और वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके नोट्स में है, तो उसी नोट्स पर स्टिक करो। फिर आप, ये लेक्चर्स तो है ही, तो आप सिर्फ लेक्चर देखो और अपने नोट्स में वो चीज़ ऐड करते रहो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो। अगर नहीं है तो फिर आपको सीरियसली कंसिडर करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, करंट अफेयर्स आपको ऑप्शनल के करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के टाइम में अभी कंटेम्प्रेरी चीज़ों से रिलेट करके यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। कि मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं लॉक, तो लॉक पढ़ते पढ़ते आपको ये भी पूछ सकता है कि लॉक का आज कंटेम्प्रेरी टाइम में आप किसी चीज़ से रिलेट करो या करंट अफेयर्स में रिलेट करके वो बता दिया गया। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी अपने नोट्स में। इमीडिएटली आप उसको चेक ज़रूर करना। अब हम वापस समझते हैं कि लॉक क्या है बेसिकली। तो लॉक 17वीं सेंचुरी के काफ़ी बड़े और इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर रहे हैं, जिन्होंने नेचुरल राइट्स पर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर, लिमिटेड गवर्नमेंट पर, इन सब चीज़ों पर काफ़ी अच्छे से बात की है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी तो उनकी वही जाती है जिसमें वो बिलीव करते हैं जो हॉब्स की थी, कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो गवर्नमेंट के साथ कि गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और आपको गवर्नमेंट को ओबे करना है, तो वो उसमें है। बट यहाँ पर लॉक इस पे एम्फेसाइज करते हैं इंडिविजुअलिटी पर, जिस पर 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि लॉक इज़ एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। मतलब कि हर एक पर्सन की ना इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, उस चीज़ पर लॉक बिलीव करते थे। तो वो कहते थे कि ठीक है, गवर्नमेंट को आपने एक राइट ज़रूर दिया है, बट गवर्नमेंट को भी इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेशन बना के रखनी चाहिए। इंडिविजुअल्स के भी अपने राइट्स एंड लिबर्टी मिलनी चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट, ये बात की थी। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब लिमिटेड होनी चाहिए आपकी गवर्नेंस भी, आपको अधिकार ज़रूर है। नेचुरल राइट्स की बात की थी, रिलीजन की बात की थी कि ठीक है, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, आप चर्च को और स्टेट को अलग अलग करके चलो, इस टॉपिक पर बात की थी। ये सारे टॉपिक्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि रिलीजन में उन्होंने कहा था कि रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, कि डाइवर्सिटी को फेवर किया था, कि जैसे इंडिया है, इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं हम रिलीजियस टॉलरेंस। हम कहते हैं कि इतनी डाइवर्सिटी में भी आप यूनिटी बना करके रख सकते हो, ठीक है ना। वो सेम चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जॉन लॉक के बारे में थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इनका मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कि बैकग्राउंड ये रहा है कि इंग्लैंड में क्या हुआ था कि 1688 का टाइम था, जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं उसको।
इस टाइम पर काफ़ी टर्मोइल चल रहा था, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का इस्टेब्लिशमेंट का काम चल रहा था और बिल ऑफ राइट्स पास हो रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम पर जो भी इंसान के एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जैसे आपके घर में भी अभी जो जो चीज़ें रही हैं वो आप एक्सपीरियंस करके आपके एक्सपीरियंस पर ही आपके नेचर बेस्ड हो जाएगा। आप बचपन से आपके घर में जो जो चीज़ें देखते आए हो वैसे आप एक्ट करने लगते हो विद टाइम, है ना। तो इंसान घर से सीखता है। तो वही चीज़ अगर आप स्टेट के मामले में भी देखो तो सेम रहता है कि जॉन लॉक का जो भी एक्सपीरियंस रहा था उस टाइम का, जब काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल की सिचुएशन चल रही थी इंग्लैंड में, उसी पर ही बेस्ड उनके गवर्नमेंट और इंडिविजुअल राइट्स की जो व्यूज़ हैं वो बने हैं। तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ उनके दिए। तो ये यहाँ पर आप यही सेम चीज़ पढ़ सकते हो। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज़ थे, जैसे कि नेचुरल राइट्स के बारे में उन्होंने बात की थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया, बट थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं। नेचुरल राइट्स में लॉक ये बोलते थे कि हर एक इंडिविजुअल के पास एक नेचुरल राइट ज़रूर होता है, इंक्लूडिंग उसका जो राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी है, जो कि इनहेरेंट है और कोई उससे ले नहीं सकता है। इनएलिएनेबल राइट है वो, ठीक है, कि कोई भी गवर्नमेंट या अथॉरिटी उनसे वो राइट नहीं छीन सकती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यही कहा था कि आप एक सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाते हो। बेसिकली उन्होंने कहा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं, इंडिविजुअल्स वॉलंटरली एग्री करते हैं कि हम एक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं ताकि अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखें और कॉमन गुड प्रमोट कर पाएँ। ये उनकी थ्योरी थी सिंपल सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। लिमिटेड गवर्नमेंट है अब जैसे, जहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट की बात करते हैं लॉक जहाँ पर लिमिटेड पावर्स हो, मतलब कि वो ये कहते हैं कि ऐसी अथॉरिटी जो कि लोगों से ही डिराइव की जाए, कि गवर्नमेंट को भी अगर हम अथॉरिटी दे रहे हैं तो हम ही लोगों से उसको ये अथॉरिटी मिली है, और एक रूल ऑफ लॉ बना हुआ हो जिसको सभी लोग फॉलो करें। पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए और चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए रखने चाहिए ताकि टिरनी ना आ पाए, सभी लोगों की बात भी मानी जाए। तो कंसेंट होना चाहिए गवर्नड का। 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके बारे में भी बात की थी, जो कि बहुत ही फेमस वर्क है। सेकेंड ट्रीटाइस उनका ज़्यादा फेमस है, जिसको हम अभी एक नीचे टॉपिक में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, इसलिए मैं अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि ये रहा, ये टॉपिक है आपका, ये यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि आपकी एनलाइटनमेंट थिंकर्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था, उनका काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू है, रूसो है, जेफरसन है, उनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा था उन पे, जिन्होंने उनके प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट किया उनके पॉलिटिकल राइटिंग्स और एक्शंस में। आपको ये दिखाई देते हैं क्योंकि वो इन्फ्लुएंस थे इन सब से। तो अभी क्या है कि लॉक का जो एम्फेसिस है वो इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम पे बहुत ज़्यादा रहा है, और वही सेम चीज़ आपको कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए, तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट जानने से पहले भी एक टॉपिक और मैं बता देती हूँ। इन्होंने राइट टू रेवोल्यूशन के बारे में भी बात की थी लॉक ने। इन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल्स के पास ये पूरा पूरा अधिकार होता है कि मान लो अभी डेमोक्रेसी में क्या है, वही सेम चीज़ आप यहाँ पर मान के चलो कि मान लो अभी कोई गवर्नमेंट आती है और वो उल्टे सीधे से कोई रूल बना देती है जो कि आपके फेवर में नहीं जा रहे हैं, जो आप नहीं मानते हो। आपने तो ये कहा है ना कि सभी लोगों के हिसाब से सरकार चलनी चाहिए, कि हमसे ही पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है सरकार को। बट अगर सरकार हमारी बात ना माने तो हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम रेजिस्ट करें और उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करें जो कि हमारे नेचुरल राइट्स को वायलेट करती है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उसको अपहोल्ड नहीं कर पाती है या फिर मान नहीं पाती है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है जिसके ऊपर जॉन लॉक ने ये बात की थी। पहला ट्रीटाइस उनका ये था जहाँ पर लॉक ने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया था कि ये जो डिवाइन राइट दिया हुआ है किंग्स को कि हेरिडिटरी उनकी चली आएगी, पहले राजा बने, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये सब चीज़ें जो चल आ रही हैं उसको उन्होंने कहा था ये तो चीज़ें ठीक नहीं है, ठीक है। ये तो एब्सोल्यूट मोनार्की हो गई, और एब्सोल्यूट मोनार्की के फेवर में बिल्कुल भी नहीं थे जॉन लॉक, वो तो डेमोक्रेसी बना रहे थे बेसिकली। तो कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर वो भगवान से नहीं आती है बल्कि लोगों से आती है, जो लोग गवर्न हो रहे हैं उनसे आएगी पॉलिटिकल पावर। सेकंड ट्रीटाइस जो कि इनका काफ़ी फेमस था और उसी के बारे में आप ज़्यादातर डिस्कस करोगे, उसी पर ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, वो ये कहता था कि बेसिकली कि ये नेचुरल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, नीड फॉर रेवोल्यूशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का क्या रोल, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात हुई थी, ठीक है। इनफैक्ट राइट टू रेवोल्यूशन की भी बात यहीं पर ही हुई थी, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर में जॉन लॉक ने ये कहा था कि एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जहाँ पर ये इंडिविजुअल्स एक गवर्नमेंट के बिना
एक जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि एक स्टेट में इंडिविजुअल्स के पास नेचुरल राइट्स है जो कि चैलेंजेस भी फेस करते हैं इन एनफोर्सिंग देम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इंडिविजुअल्स के पास नेचुरल राइट्स तो हैं, बट अब कहीं पर गवर्नमेंट ही नहीं है, तो अब आप कैसे अपने नेचुरल राइट्स को एक्सरसाइज करते रहोगे, आपको एक थ्रेट भी लगा रहेगा। प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने ये कहा था, जो कि काफ़ी सेंट्रल थीम रही है सेकेंडटाइज की, जिस पर उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल्स के पास ये पूरा अधिकार है कि वो एक्वायर कर सकती है, पोजेस कर सकती है प्रॉपर्टी अपना काम करके, जो बेसिकली आज के टाइम में हम लोग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में चलता है, वही सेम चीज़ है। आप ये इनके आइडियाज़ आप डेमोक्रेसी से रिलेट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का रोल है कि हमारी प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना। ओके, ये इस सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर लॉक की थ्योरी ये रही है। अब नेक्स्ट थ्योरी आती है लॉक के नेचुरल राइट्स की और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें उन्होंने नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स पर ये बात की थी कि एक स्टेट ऑफ नेचर में हर एक इंडिविजुअल इक्वल है, सबके पास ये नेचुरल राइट्स हैं लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के। अब यहाँ पर कुछ ये एक सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं और रीज़न से डिराइव करते हैं। मतलब कि आप ऐसे नहीं अंधाधुंध कोई भी चीज़ मान लोगे, आपको रीज़न होना चाहिए हर एक चीज़ में। नेचुरल राइट्स में भी यही सेम चीज़ है कि फंडामेंटल नेचुरल राइट्स है लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के। ठीक है, जो कि एक स्टेट ऑफ नेचर में आने ही चाहिए। स्टेट ऑफ नेचर वही सेम चीज़। ठीक है, कि एक वो कहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल जो है ये स्टेट ऑफ नेचर में रहता है, सब इक्वल है। प्रॉपर्टी राइट्स को मैंने आपको बता ही दिया कि एक नेचुरल राइट माना जाता है, लॉक ने यही एम्फेसाइज किया है। प्रॉपर्टी राइट एक नेचुरल राइट है, हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट होता है। प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकते हैं, पोजेस भी कर सकते हैं और डिस्पोज ऑफ भी कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी को। अब आता है यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट एंड गवर्नमेंट लेजिटिमेसी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली लॉक ये बात करते हैं कि इंडिविजुअल्स वॉलेंटरली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। अब यहाँ पर कंसेंट आता है, जहाँ पर लॉक ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है कि एक गवर्नमेंट अभी जायज़ कैसे है गवर्नमेंट। ठीक है, लेजिटिमेट क्या होता है, लेजिटिमेट का हिंदी मतलब होता है कि आपका जायज़ है, इलेजिटिमेट मतलब नाजायज़ हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, लॉक बेसिकली ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की जो लेजिटिमेसी है वो किस चीज़ पर बेस्ड है, कि हम मान रहे हैं या नहीं, हमारा कंसेंट है या नहीं। तो इंडिविजुअल का कंसेंट भी होना चाहिए कि हाँ हम आपकी बात मानना चाहते हैं, हम आपसे गवर्न होना चाहते हैं। अब मान लो कोई भी सरकार आती है, वो कुछ भी आपके रूल्स बना के कुछ भी आपको बोलती जाए, आप नहीं मानना चाहते हो, नहीं मानोगे। ठीक है ना, तो वो उसके पास, सरकार के पास कोई पावर भी नहीं होगी, आपको कोई पनिशमेंट भी नहीं दे सकती। अब वो पावर जब आती है वो कहीं से तो आती है। हम कहते हैं कि ठीक है आप हमें गवर्न करो, आपके पास ये पावर है, हम अगर आपकी बात नहीं मानेंगे आप हमें इस तरीके से रूल ऑफ लॉ के अंडर पनिश कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलती हैं। तो हम अपने नेचुरल राइट्स को गिव अप करते हैं कि सरकार हमें कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी उस रिमेनिंग राइट्स के लिए। लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, पर ऐसा भी नहीं है कि सरकार कुछ भी करवा सकती है हमसे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड है सरकार, तो उसमें लिमिटेड गवर्नमेंट ही चलेगा, कुछ भी आप नहीं करवा सकते। आपको हमारे नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, वो आपका राइट है। अब राइट टू रेवोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर एक गवर्नमेंट फेल हो जाती है, नेचुरल राइट्स हमारे प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाती है, तो फिर वो टिरेनिकल बन जाती है और फिर हमारे पास पूरा अधिकार होता है कि हम ऐसी सरकार को ओवरथ्रो कर दें, गिरा दें और एक नई सरकार लेकर के आए। ठीक है, अब आता है आपका स्टेट ऑफ नेचर एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट ऑफ नेचर का जो लॉक का कंसेप्ट है वो यही है कि सारे इंडिविजुअल्स इक्वल हैं, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी में मानते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता, सब्जुगेट नहीं कर सकता है किसी को। इक्वालिटी इस फैक्ट पर बेस्ड है कि सभी इंडिविजुअल्स इक्वली बनाए गए हैं गॉड के थ्रू। लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। लैक ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपकी सेंट्रल अथॉरिटी ही नहीं हुई तो इंडिविजुअल जो कि स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं उनके पास तो ट्रस्ट ही नहीं है एक दूसरे पर। कोई भी अपने बेसिक सर्वाइवल के लिए आप मारकाट मचा सकते हो। ठीक है ना, तो ये जो लैक ऑफ ट्रस्ट है उससे कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं और नेचुरल राइट्स का वायलेशन भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाना ज़रूरी है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होना ज़रूरी है। स्टेट ऑफ वॉर हो सकता है। लॉक ये बिलीव करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से हम स्टेट ऑफ वॉर में भी जा सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल्स कॉन्स्टेंटली अपने बेसिक रिसोर्सेज सिक्योरिटी के लिए, अपने बेसिक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल पड़ेगा। यहाँ पर बेसिक सर्वाइवल के लिए आप झगड़ने लगोगे, लड़ने लगोगे और आप बेसिकली आपके मन में भी एक डर बैठ जाएगा कि पता नहीं कौन कब क्या कर दे अपने खुद के सर्वाइवल के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट। सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अगेन वही सब चीज़ें आएंगी कि आपने सिविल सोसाइटी बनाई, गवर्नमेंट बनाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आप गए। ये कॉन्ट्रैक्ट एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पर बेस्ड हुआ कि आप नेचुरल राइट्स प्रोटेक्ट करोगे, ऑर्डर मेंटेन करोगे। यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कंसेंट होना चाहिए लॉ के हिसाब से, गवर्नमेंट लेजिटिमेटी तब आती है ना। तो यहाँ पर पावर्स का सेपरेशन की भी बात जॉन लॉक ने की है कि बेसिकली गवर्नमेंट में भी अगर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस बना करके रखने हैं कि एक गवर्नमेंट में भी टिरनी ना आ जाए, उसके लिए आपको पावर्स का सबसे पहले तो सेपरेशन करना ज़रूरी हो जाएगा, ताकि लोग अपनी अथॉरिटी का अब्यूज़ ना कर पाए। इससे क्या होगा, एक चेक्स एंड बैलेंसेस हो जाएगा कि आपके अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, अब ये सारे ऑर्गन एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस बना पाएंगे। अलग अलग ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट हो गई, अलग अलग रोल्स हैं, पावर्स हैं, ठीक है। राइट टू रेवोल्यूशन मैंने आपको समझा ही दिया। तो ज़्यादातर आप यही पढ़ोगे, यही समझोगे यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, ओवरऑल मैं आपको बता चुकी हूँ। बस ये आपका कंटेंट फॉर्म में आप लिखोगे कि मान लो इस पर कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास कुछ होना चाहिए। पावर्स का सेपरेशन होना चाहिए और लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर लॉ ये बिलीव करते हैं कि पावर्स का सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें हमने 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब यहाँ पर ये डिवीजन जो है वो इसी वजह से ज़रूरी है कि एक ही सिंगल ब्रांच के पास सारी पावर हो जाएगी, फिर तो सब उसी के हाथ में चला गया सारा कुछ, है ना। टिरनी को प्रिवेंट करने के लिए टू मच पावर किसी के भी हाथ में नहीं देनी है। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच होगी जिसमें लॉज बनाने का काम होगा, एग्जीक्यूटिव के पास लॉज एग्जीक्यूट करने का होगा, और जुडिशियल ब्रांच इंटरप्रेट करेगी उस लॉ को कि तुमने ठीक बनाया है, अपनी पावर को मिसयूज तो नहीं कर रहे। ये सिस्टम होता है चेक्स एंड बैलेंसेस का, जिसमें हर एक ब्रांच के पास ये पावर होती है कि वो दूसरी ब्रांच पर चेक रख पाए। तो लॉ ये भी एडवोकेट करते हैं लिमिटेड गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट पावर्स इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाई जाती है, गवर्नमेंट ओवर रीच को भी प्रिवेंट करने के लिए लाई जाती है कि गवर्नमेंट अपने पावर्स के ऊपर जाके कोई डिसीजन ना ले या फिर अपने पावर्स को मिसयूज ना कर पाए। तो ये जो आइडिया है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के कंसेप्ट में रिफ्लेक्ट किया जाता है, जहां पर इंडिविजुअल्स अग्री करते हैं कि वो खुद की कुछ फ्रीडम्स गिव अप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट रूल्ड, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि आप हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करके रखो, बदले में हम कुछ अपने अधिकार आपको सरेंडर कर रहे हैं। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल अग्रीमेंट हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट ये बोला गया है इंश्योर करने के लिए कि गवर्नमेंट अपना अधिकार इन्फ्रिंज ना करे और इंडिविजुअल्स के नेचुरल राइट्स को ना ले या उसको हानि ना पहुँचाए। जैसे कि लाइफ, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी, ये तो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हो गए ना, इसको आप हानि कैसे पहुंचा सकते हो। तो ये आइडिया बेसिकली फाउंडेशनल है मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। तो लॉक के जो आइडियाज़ है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, लिमिटेड गवर्नमेंट का, उससे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स का डेवलपमेंट हुआ अराउंड द वर्ल्ड, और बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं जो कि इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है लार्जली, और हमारा सिस्टम भी इसी पर ही बेस्ड है अगर आप देखो तो, है ना। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन का भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। मेंशन ये है कि आप ये मान लो कि एग्जांपल के तौर पर लॉक के जो आइडिया है सेपरेशन ऑफ पावर के, लिमिटेड गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली गवर्नमेंट को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करता है, चेक्स एंड बैलेंसेस बनाता है, ताकि हर एक ब्रांच, वो ये सेम सिस्टम जो हमारे यहाँ पर चल रहा है वही यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी और फिलॉसफी का डेवलपमेंट यहाँ से हुआ, ये सारी चीज़ें आप लिखी लिखाई बातें यहाँ से पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी एक्यूजिशन की। तो लॉक का जो थ्योरी है ये प्रॉपर्टी एक्यूजिशन का, ये बेसिकली क्या कहता है, नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी है, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, पोजेस कर सकता है। ये राइट कहाँ से आया कि इंडिविजुअल्स अपनी खुद की बॉडीज ओन करते हैं और लेबर ओन करते हैं, तो आप मेहनत करो, कमाओ और प्रॉपर्टी खरीद लो, सिंपल चीज़ है ना। अब अगर आप इसको लेबर को नेचर के साथ मिक्स करते हो तो लॉक कहते हैं कि इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी एक्वायर कब करते हैं, जब वो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ अपना लेबर को मिक्स करते हैं। तो अगर आप लैंड में या रिसोर्सेज में अपना लेबर लगा देते हो तो इंडिविजुअल्स उनको अपनी खुद की प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये कहते हैं कि जस्ट एक्विजिशन होना चाहिए, एज लॉन्ग एज इंडिविजुअल्स जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ तरीके से, ठीक तरीके से एक्वायर कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये चीज़ अच्छी
मानी जाती है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए उससे ज़्यादा कि आप यूज़ ही ना कर पाओ, है ना, या फिर जितना आप यूज़ कर सकते हो आप इंडिविजुअल उससे ज़्यादा यूज़ कर लो, उससे क्या होगा, एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और रिसोर्सेज को अनयूज्ड या वेस्ट मत करो। प्राइवेट प्रॉपर्टी या सोशल ऑर्डर में ये लॉ कहते हैं कि ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो इंस्टीट्यूशन है वो सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी एक्विजिशन पर लिमिटेशंस वो कहते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उन्होंने कहा है कि उसकी भी लिमिटेशंस है। वो आर्ग्यू करते हैं कि इंडिविजुअल्स के को इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी चाहिए जितना वो यूज़ ही ना कर पाए, ठीक है ना, वेस्टेज हो जाएगी, इनइक्वालिटी आएगी। एक नेचुरल राइट है क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप इज़ अ नेचुरल राइट, फंडामेंटल नेचुरल राइट है जिसको गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ये राइट को प्रोटेक्ट करके चले। नेक्स्ट, लॉ का इंडिविजुअलिज्म एनालिसिस है कि लॉ क्या एक इंडिविजुअल रहे हैं आउट एंड आउट, तो यहाँ पर इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म पर लॉक ने ये कहा था कि एक तो इंडिविजुअल्स के पास नेचुरल राइट्स तो हैं ही, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जो कि इनहेरेंट राइट्स है और कोई भी अथॉरिटी इन राइट्स को नहीं ले सकती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लॉक ये कहते थे कि इंडिविजुअल्स एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी मर्जी से आए हैं जहाँ पर गवर्नमेंट उनके नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर गवर्नमेंट नहीं कर पाती तो इंडिविजुअल्स के पास अधिकार है कि वो रिबेल कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट भी लिमिटेड होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की जो पावर है वो वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है कि इंडिविजुअल्स के नेचुरल राइट्स को आप प्रोटेक्ट करके रखोगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हर चीज़ यही दर्शा रही है कि लॉक ने एम्फेसिस किस चीज़ पर दिया है, इंडिविजुअलिज्म पर एम्फेसिस दिया हुआ है, इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी पर एम्फेसिस दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये अधिकार है आपके पास कि आप अपने लिए बिना गवर्नमेंट की या किसी की भी इंटरफेरेंस के अपने अधिकारों के लिए अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। इक्वालिटी में लॉ ये बिलीव करते हैं कि सभी इंडिविजुअल्स इक्वल हैं, चाहे उनका कोई भी सोशल स्टेटस हो या वेल्थ कितनी भी हो उनके पास, सभी के पास सेम नेचुरल राइट्स रहेंगे। प्रॉपर्टी राइट्स में लॉ ये बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास ये अधिकार है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकें अपने लेबर से, तो जितना आप काम कर रहे हो उस हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी खरीद लो। तो ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है लॉ के इंडिविजुअलिज्म एनालिसिस का। सेल्फ ओनरशिप में लॉ बिलीव करते थे कि इंडिविजुअल्स खुद को ओन करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने खुद की ज़िंदगी का खुद डिसीजन ले सकते हैं। उनके बिहाफ पर आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई गवर्नमेंट आके डिसीजन नहीं लेगी। ये कंसेप्ट इंडिविजुअलिज्म की फ़िलॉसफी में सबसे ज़्यादा अहम कॉन्सेप्ट माना जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में लॉक ने ये एम्फेसाइज किया हुआ है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिलायंस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो कहते थे कि इंडिविजुअल्स को अपने एक्शंस और डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने खुद अपने डिसीजन ले तो लिए कि हाँ हम इंडिविजुअल हैं, बट उसका फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए अच्छे या बुरे उसका आपने दूसरे बंदे पर डाल दिया कि ये सरकार की वजह से हुआ है या इसकी वजह से हुआ है। वो चीज़ फिर नहीं चलेगी। आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी रहोगे साथ साथ कि आप इंडिविजुअल हो या आप इंडिविजुअलिज्म में चल रहे हो। नेक्स्ट चीज़ आती है रिलीजियस टॉलरेंस, जो कि लॉक बहुत क्लियर थे इस चीज़ में कि चर्च और स्टेट का सेपरेशन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, ठीक है। आप अपने रिलीजन को, चाहे आपका कोई भी रिलीजन हो, आप बिना किसी डर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन या आपको मार दिया जाएगा, इस सब कोई भी डर निकाल दो, आप अपने हिसाब से अपना रिलीजन कोई भी फॉलो कर सकते हो। तो डाइवर्सिटी के फेवर में आप चले गए। तो लॉ कहते थे रिलीजियस डाइवर्सिटी में मानते थे कि इंडिविजुअल्स के पास ही फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कुछ भी वर्शिप कर सकते हैं, जिसको भी वो वर्शिप करना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। रिलीजियस प्लूरलिज्म के वो फेवर में थे कि रिलीजियस प्लूरलिज्म होना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स एक साथ एक सोसाइटी में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। पर साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि रीज़न और रैशनैलिटी को भी आपको यूज़ करना चाहिए अपने बिलीव्स को डिटरमाइन करने के लिए, रादर देन आप सिंपल किसी ट्रेडिशन पर ही रिलाई कर जाओ। सिविल पीस में लॉ ये आर्ग्यू करते हैं कि रिलीजियस टॉलरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको सिविल पीस मेंटेन करना है, और रिलीजियस डिफरेंसेस पर बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स को आप प्रिवेंट करना चाहते हो, अवॉइड करो इन सब चीज़ों को, ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्शियंस के ऊपर लॉ के कहते हैं कि उन्होंने बेसिकली इंडिविजुअल कॉन्शियंस के रिलीजन के ऊपर मैटर्स में काफ़ी उसको इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज किया है। उन्होंने कहा है कि इंडिविजुअल्स को अपने खुद के बिलीफ
फॉलो करने चाहिए, रादर देन वो किसी स्टेट के चक्कर में आके या स्टेट ज़बरदस्ती कोई रिलीजन फॉलो करवा रही है और उस वजह से वो फॉलो कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मॉरल ऑटोनॉमी के ऊपर लॉ कहते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास ये अधिकार है कि वो अपने डिसीजंस अपने कॉन्शियंस के बेस पर बना सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट या रिलीजियस अथॉरिटी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। अब लॉक का इन्फ्लुएंस लिबरलिज्म में क्या रहा है? तो लॉक बेसिकली लिबरलिज्म के फाउंडिंग फादर्स में से एक माने जाते हैं एंड उनके आइडियाज़ बहुत सारे लिबरल प्रिंसिपल्स को जन्म देते हैं, जैसे कि उन्होंने नेचुरल राइट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर तो बात की है, ये जो कि लिबरल पॉलिटिकल थॉट में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं। तो लॉक ने कहा था कि इंडिविजुअल लिबर्टी और प्रॉपर्टी राइट्स की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लिबरल पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें फिर खुद के हिसाब से ही कर ली ना, तो आप इंडिविजुअलिज्म को आपने सबसे ऊपर रख दिया, यहाँ पर लिबर्टी को सबसे ऊपर रख दिया। डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाएंगे कि सिविल लिबर्टीज़ के प्रोटेक्शन की यहाँ पर बात की गई है, बहुत सारी कंट्रीज़ में फॉलो होता भी है, हमारी कंट्री में भी वो चीज़ फॉलो हुई है। लॉक की जो राइटिंग्स है, पर्टिकुलरली जो सेकेंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो उनके लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी का एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना गया है। सेपरेशन ऑफ पावर कर दी, चेक्स एंड बैलेंसेस बना दिया आपने, रिलीजियस टॉलरेंस आप लेकर के आ रहे हो, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस आप ला रहे हो। तो ओवरऑल ये देखा जाता है कि लॉक का जो इन्फ्लुएंस है लिबरलिज्म का, वो उनका इंडिविजुअल राइट्स पर जो एम्फेसिस है उसमें ये रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। लिमिटेड गवर्नमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं वो बेसिकली उसी का ही कॉन्सिक्वेंस है कि आपने लिबरलिज्म फॉलो किया है। अब यहाँ पर क्या है कि लिबरलिज्म और पॉलिटिकल मूवमेंट, जैसे क्लासिकल लिबरलिज्म है कि लॉक के आइडिया जो है वो क्लासिकल लिबरलिज्म से एसोसिएटेड है, जो कि एनलाइटनमेंट से एमर्ज हुए थे उस टाइम पर। सेकंड लिबरलिज्म है जहाँ पर सोशल लिबरलिज्म है, जहाँ पर लॉक ने एम्फेसिस दिया था इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम्स को, कि उन्होंने सोशल लिबरलिज्म के डेवलपमेंट में हेल्प की थी। देन ये जो ब्रांच है लिबरलिज्म का, वो सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है सोसाइटल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करने के लिए। लिबरल डेमोक्रेसी में यहाँ पर पॉपुलर सॉवरेनिटी है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, जो कि लिबरल डेमोक्रेसी के जो लॉक के आइडियाज़ में सबसे ऊपर जाते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स है जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया है। आज के टाइम पे भी वो चीज़ देखने को मिलती है, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी प्रमोट करना, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना। सिविल राइट्स मूवमेंट्स हैं, आप देखोगे कि लॉक के जो आइडियाज़ हैं नेचुरल राइट्स के, इक्वालिटी के, वो उसने सिविल राइट्स मूवमेंट्स को भी ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस किया है, जिसमें इक्वल राइट्स और मार्जिनलाइज ग्रुप्स के प्रोटेक्शन के लिए बात की जाती है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं? लॉक का जो इंडिविजुअल फ्रीडम का कंसेप्ट है या गवर्नमेंट को ये सारे राइट्स प्रोटेक्ट करने चाहिए, वहीं से ही आती। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन था 2013 का, वो भी हम देख लेते हैं कि लॉक एक एंटैगनिस्ट रहे हैं। फिल्मर ने कहा ये, या हॉब्स ने, हॉब्स के हिसाब से या फिल्मर के हिसाब से, तो क्या है ये? तो लॉक का जो प्राइमरी एंटैगनिस्ट है उनके पॉलिटिकल राइटिंग में, वो थे रॉबर्ट फिल्मर, जो कि बेसिकली पेट्रियार्कल थ्योरी के थे, बहुत एब्सोल्यूट मोनार्की चाहते थे। तो लॉक ने ये चीज़ें अपोज की थी। फिल्मर ने कहा था कि एक डिवाइन रूल होना चाहिए किंग्स का, तो लॉक तो बिल्कुल ही ऑपोजिट बात करते थे, डिवाइन राइट तो है ही नहीं किंग्स का, ये तो फर्स्ट टाइज में ही उन्होंने पूरा डिस्पोज ऑफ कर दी थी ये थ्योरी। और उनका जो आइडिया है पॉलिटिकल अथॉरिटी का, वो गॉड से डिराइव्ड होता है। ये सारी चीज़ें फिल्मर कह रहे थे, जबकि लॉक बिलीव करते थे कि गवर्नमेंट का कंसेप्ट होना चाहिए, तो उन्होंने फर्स्ट टाइज में ही बोल दिया था, है ना। और हॉब्स थे, वो एक ऐसे पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिनका लॉक से थोड़ा सा कंट्रास्टिंग व्यू ज़रूर था, बट काफ़ी सिमिलैरिटी थी यहाँ पर। उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट की बात की थी, ऑर्डर और प्रिवेंट करने के लिए, और क्योस प्रिवेंट करने के लिए, ऑर्डर बनाने के लिए। एंड हॉब्स बिलीव करते थे कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है पॉलिटिकल अथॉरिटी बनाने के लिए, जो कि लॉक के ह्यूमन नेचर का जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है उससे थोड़ा सा अपोज करता था, एंड पोटेंशियल फॉर सेल्फ गवर्नेंस है। अब अगर आपने हॉब्स के बारे में पढ़ा है ना, तो आपको बेसिक्स समझ में आ जाएगा कि हॉब्स नहीं थे एक्चुअली, वो फिल्मर थे। फिल्मर से तो बिल्कुल ही अपोज कर रहे हैं, क्योंकि लॉक और हॉब्स दोनों ही गवर्नमेंट की नीड में मानते थे। वो दो गवर्नमेंट का रोल क्या होना चाहिए, लिमिटेशंस क्या होनी है, वो सब चीज़ों में अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों ही मानते थे। अब वो चीज़ हो सकता है कि लॉक का थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू था ह्यूमन नेचर को लेकर और सेल्फ गवर्नेंस को लेकर, जबकि हॉब्स ये कहते थे कि ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटी एक इस्टेब्लिश करनी है, उसके पास पावर होनी चाहिए, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट में तो दोनों ही मान रहे हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी कंट्रास्ट ज़रूर हो रहा है, पर एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट तो दोनों ही मान रहे हैं, है ना। यहाँ पर भी गवर्नमेंट की नीड तो दोनों ही मान रहे हैं,
कि रोल लिमिटेशन अलग हो सकते हैं। फिल्मर जबकि ये कह रहे थे कि जो ट्रेडिशनलिस्ट व्यू था मोनार्की का, हायरार्की का, वही सब चीज़ें उनकी चल रही थी कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मोनार्की होनी चाहिए, सारी पावर एक ही के हाथ में दे दो। जबकि लॉक ने उनके आइडियाज़ को चैलेंज किया था इंडिविजुअल राइट्स और लिमिटेड गवर्नमेंट को लेकर। लॉक के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो फिल्मर के अगेंस्ट रहे हैं और हॉब्स ने उनकी खुद की पॉलिटिकल फिलॉसफी को शेप करने में हेल्प की है और उनको एक की फिगर बनाया है इन द डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल लिबरल थ्योरिस्ट। अब क्रिटिसिज्म जो लॉक के आइडियाज़ को मिले ये आप अपने आप पढ़ लेना, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ लोगों के हिसाब से भी। जैसे कि कार्ल मार्क्स हैं, तो मार्क्स बेसिकली कहते थे कि लॉक का जो ये नेचुरल राइट्स का जो कंसेप्ट है काफ़ी नैरो है ये कंसेप्ट पूरा का पूरा, जो कि प्रॉपर्टी राइट्स पर फोकस कर रहा है। बाकी के इंपॉर्टेंट राइट्स हो गए जैसे कि आपके सोशल राइट्स के बारे में या इकोनॉमिक राइट्स हो गए, इन सबको तो आपने निगलेक्ट ही कर दिया, क्योंकि मार्क्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, सोशल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स, वो उनके हिसाब से निगलेक्ट हो गया, है ना। दूसरे थे रूसो। रूसो बेसिकली ये कहते थे कि लॉक ने जो स्टेट ऑफ नेचर को डिपिक्ट किया है और गवर्नमेंट के ओरिजिन को बताया है वो चीज़ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी उसमें कोई भी नहीं है और एम्पेरिकल एविडेंस पर तो ये बेस्ड ही नहीं है, तो उस बेसिस पर वो लॉक के आइडियाज़ को रिजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ बोली रूसो ने कि लॉक का जो प्रॉपर्टी के राइट्स का जो डिफेंस है बेसिकली वो जो ऐसी क्लास है जिनके पास प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, सिर्फ उन्हीं को ही तो इंटरेस्ट में बात कर रहा है, बाकी लोग कहाँ गए जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनके लिए तो आपने बात ही नहीं की। तो यहाँ पर बेसिकली लॉक के आइडियाज़ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ले आए एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट चीज़ रॉल्स, जॉन रॉल्स ने बेसिकली ये कहा था कि लॉक की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें काफ़ी इनकन्सिस्टेंसीज है, पर्टिकुलरली के इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट के लिए कंसेंट देना पड़ता है, कैसी कंडीशंस होंगी, राइट टू रेवोल्यूशन किस केस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है, थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिल रही है, इस बेसिस पे उन्होंने रिजेक्ट किया। ऐसे बहुत सारे और भी लोग थे जिन्होंने लॉक को बताया है कि उन्होंने एक अजम्पशन बनाया रैशनल इंडिविजुअलिज्म का जो कि एक्यूरेट नहीं होगा वगैरह वगैरह। सबके अपने अपने अलग अलग थिंकर्स थे, सबके अलग अलग व्यूज़ थे, तो उस बेसिस पे उन्होंने लॉक के आइडियाज़ को यहाँ पर रिजेक्ट किया है। अब लॉक का रेलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में? तो रेलेवेंस तो काफ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हमने आज के टाइम पे भी लॉक से ली हैं, जैसे कि इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन जो कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज़ में उसका तो बेसिस ही वही है। लिमिटेड गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स के पास अधिकार होना चाहिए अपने डिसीजन लेने का, जो कि आज का पॉलिटिकल थॉट और प्रैक्टिस पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है। पॉपुलर सॉवरेनिटी जो लॉक का कंसेप्ट था, जहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर होती है और वो चीज़ हम ही लोगों से आती है, हमारे कंसेंट से उस गवर्नमेंट को पावर मिलती है, ये तो हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हमारे देश में भी यही फॉलो हो रहा है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा है ताकि अब्यूज़ ऑफ पावर ना हो, सारी पावर एक के हाथ में ना आ जाए, लोग अब्यूज़ ना कर दें, अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें। राइट टू रेवोल्यूशन, ये भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगर कोई अनजस्ट गवर्नमेंट है तो आप उसके अगेंस्ट रेवोल्यूशन लेके आ सकते हो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, तो ये भी अगेन लॉक के जो आइडियाज़ हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल माना जाता है। रूल ऑफ लॉ बहुत सारी कंट्रीज़ में यही सेम सिस्टम तो फॉलो हो रहा है, तो वो कहाँ से आया? लॉक के आइडियाज़ से आया। हमारे देश में भी वही चीज़ फॉलो हो रही है। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी पर लॉक ने एम्फेसाइज किया, राइट, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स पर एम्फेसिस दिया कि कितने ज़रूरी हैं ये राइट्स, जो कि इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज़ की जो आज की डिबेट भी है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लॉक की कई भी चीज़ें बिल्कुल रेलेवेंट और फिट बैठ रही हैं। ह्यूमन इक्वालिटी, जिसमें लॉक का जो बिलीव था नेचुरल इक्वालिटी होनी चाहिए हर एक ह्यूमन बींग्स में, उसमें तो जितनी भी मूवमेंट्स है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, वो सारी यहीं से इन्फ्लुएंस हो रही है। अब आप लॉक के प्रिंसिपल्स को मॉडर्न गवर्नेंस में एप्लीकेशन अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो अभी हमने पढ़े हैं ना, वही सेम चीज़ है कि सबसे पहले तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आ जाएगा कि बहुत सारे ऐसे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो कि लॉ के प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इंडिविजुअल राइट, सेपरेशन ऑफ पावर के गवर्नमेंट अथॉरिटी पे लिमिटेशन होगा, देन ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन,
इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके आपको रखना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क का डेवलपमेंट भी इसी वजह से हुआ था। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को एक्सपैंड किया गया और ब्रॉडर राइट्स लेकर आए गए, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली एंड इक्वालिटी हो गया, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होनी चाहिए, इलेक्शंस हो गए, सिटीजन का पार्टिसिपेशन हो गया, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। ये सारे के सारे पॉलिटिकल पावर में कैसे रूटेड हैं, तो ये आज के टाइम पे भी आप देख सकते हो लॉक्स के आइडियाज़ को एप्लीकेशन में। जुडिशियल रिव्यू है, जहाँ पर एक लिमिटेड गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है लॉक का, वो जुडिशियल रिव्यू वाले प्रिंसिपल में आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर जुडिशरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस लगाई हुई है गवर्नमेंट एक्शन पर, उसको एनफोर्स करने का काम करती है। ठीक है, तो ये इंश्योर करना कि इंडिविजुअल्स के अधिकार और रूल ऑफ लॉ दोनों एक लाइन में ही चल रहे हैं, दोनों अलाइन करते हैं एक दूसरे के साथ कि नहीं। अब अगर आप लॉक की थ्योरीज़ का जो सिग्निफिकेंस है उसको इवैल्यूएट करते हो यहाँ पर, तो ये क्या है? सबसे पहले तो लॉक की जो थ्योरीज़ हैं वो हर जगह पढ़ी जा रही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि उनके आइडियाज़ जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को आज के टाइम में भी शेप करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स लेके आते हैं। अडेप्टेबिलिटी दिखाता है ये बहुत सारे कंटेक्स्ट और चैलेंजेस में भी लॉक के आइडियाज़ अभी भी रेलेवेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज़ को प्रिवेंट करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करके रखते हैं। इसके काफ़ी सारे क्रिटिक्स, चैलेंजेस जो हमने ऑलरेडी देखे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पर आज के टाइम में भी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉक के आइडियाज़ उतने ही रेलेवेंट हैं जितने कि आप कोई भी और थिंकर के कुछ आइडियाज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर तो लॉक के मेजॉरिटी आइडियाज़ रेलेवेंट आ रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जैसे सोसाइटी की वैल्यूज़, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट चेंज होती जा रही हैं, तो लॉक की थ्योरीज़ का इंटरप्रिटेशन भी इवॉल्व किया है। स्कॉलर्स और पॉलिसी मेकर्स ने कॉन्टीन्यूसली री इंटरप्रेट किया है और अपने आइडियाज़ को अप्लाई किया है ताकि कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएँ और उनके सिग्निफिकेंस आगे आने वाले टाइम में भी बनी रहे। ये आपका लॉक का पूरा कंसेप्ट था। और कोई इशू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लिख के आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।